हाय फ्रेंड्स, कैसे आप सब। उम्मीद करते हैं अच्छा ही होंगे। तो आज हम लोग देखने वाले हैं दृष्टि पब्लिकेशन के द्वारा जो बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए प्रैक्टिस सेट निकाला गया है, उन्हीं का प्रैक्टिस सेट नंबर 19 को आज हम लोग देखने वाले हैं। इससे पहले प्रैक्टिस सेट नंबर 18 तक का वीडियो चैनल पर अपलोड कर दिया गया है, उसे नहीं देखे हैं तो आप उसे भी ज़रूर देखिए, क्योंकि ये सभी वीडियो आपको एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए आज के प्रश्न को शुरू करते हैं और प्रत्येक दिन हम सिर्फ जीके जीएस के ही प्रश्न को देखते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि एक डाइन सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक किसके बराबर होता है। तो एक डाइन बराबर होता है 10⁻⁻5 न्यूटन। यहाँ से इसका मात्रक जो हो जाएगा 10⁻⁻5 केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। और बल का सीजीएस मात्रक क्या होता है? डाइन होता है। बल का सीजीएस मात्रक डाइन होता है। अगला क्वेश्चन है कि त्वरण की इकाई क्या है। त्वरण का इकाई मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। त्वरण की परिभाषा क्या होता है? तो वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि सूर्य की फोटोग्राफी के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो स्पेक्ट्रोहेलियोग्राफ का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि थर्म किसका यूनिट है। थर्म जो होता है यह उष्मा का यूनिट होता है। किसका? उष्मा का। नेक्स्ट, उष्मा का ऐसे मात्रक क्या होता है? जूल होता है। अगला क्वेश्चन क्या है कि एंगस्ट्रॉम समानतः क्या मापने की यूनिट है। एंगस्ट्रॉम जो होता है यह तरंग दैर्घ्य को मापता है। ऑप्शन बी से हो जाएगा। नेक्स्ट है कि एक्सरे की खोज किसने की थी। एक्सरे यानी एक्स किरण की खोज रोंटगन के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। और एक्सरे की खोज के लिए ही 1901 ईस्वी में रोंटगन को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। कब? 1901 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है कि बल का मात्रक है। बल का मात्रक जो होता है वह एसआई पद्धति में न्यूटन होता है, वही सीजीएस पद्धति में पूछे तो वह डाइन होता है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि कार्य का मात्रक है। कार्य का मात्रक जो होता है वह जूल होता है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, जूल। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस देश की संसद ने समलैंगिक संबंध को अपराध घोषित करने वाला विधेयक पारित किया है। तो इराक देश ने। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। इराक में तेल का उत्पादन बड़े पैमाने पर किया जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि जब कोई जहाज नदी से सागर में घुसता है तो वह जो होता है वह कुछ ऊपर उठ जाता है, क्योंकि सागर यानी समुद्र का घनत्व जो होता है, समुद्र के जल का घनत्व अधिकतम होता है नदी के जल के घनत्व से, इसलिए वह ऊपर उठ जाता है। ऑप्शन ए से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 50 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में है। तो इसका सूत्र होता है फ़ारेनहाइट में निकालने के लिए F बराबर C गुना 9/5 प्लस 32। इस सूत्र से आप निकाल सकते हैं फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि संवहन द्वारा ऊष्मा का हस्तांतरण हो सकता है। संवहन द्वारा ऊष्मा का हस्तांतरण जो होता है वह तरल पदार्थ में होता है। तरल पदार्थ यानी गैस एवं द्रव में होता है। ऑप्शन सी से हो जाएगा। नेक्स्ट है कि आपेक्षिक आर्द्रता को किस रूप में व्यक्त किया जाता है। तो आपेक्षिक आर्द्रता को प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि किसी निकाय का तापक्रम स्वनियंत्रित करता है। किसी निकाय का तापक्रम जो स्वनियंत्रित करता है उसे थर्मोस्टेट कहा जाता है। थर्मोस्टेट एक प्रकार का उपकरण होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि धूल के गुब्बार के पार देखने के लिए किस प्रकार के विद्युत चुंबकीय विकिरण का प्रयोग किया जाता है। तो इसके लिए अवरक्त किरण या इंफ्रारेड रे का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए से हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, ये रीजनिंग का प्रश्न है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में बिमस्टेक महासचिव पद पर नियुक्त होने वाले पहले भारतीय अधिकारी कौन है। तो यह है इंद्रमणि पांडे। ऑप्शन बी से हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है
कि हाल ही में महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो उसका उद्घाटन अयोध्या में हुआ। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। और ये जो है महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, इसका पहले क्या नाम था? फैजाबाद हवाई अड्डा। और अयोध्या जो है यह सरयू नदी के तट पर अवस्थित है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में घुड़सवारी में अर्जुन पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट कौन है? तो यह दिव्यकीर्ति सिंह है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। और दिव्यकीर्ति सिंह घुड़सवारी के लिए जर्मनी में प्रशिक्षण लिया था। कहाँ पे? जर्मनी में प्रशिक्षण लिया था ये दिव्यकीर्ति सिंह। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है अगला यहाँ क्वेश्चन है कि वर्ष 2024 में गुटनिरपेक्ष आंदोलन का 19वां शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ? तो यह युगांडा के कंपाला में आयोजित किया गया था। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किन स्थानों से मध्यपाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिले हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी से हो जाएगा। बागोर कहाँ पे पड़ता है? राजस्थान में। यहीं से जो है मध्यपाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिले हैं। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन शुक्ल यजुर्वेद की संहिता है? शुक्ल यजुर्वेद की संहिता जो है यह वाजसनेयी संहिता है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। और मैत्रायणी और तैत्तिरीय जो है यह कृष्ण यजुर्वेद की संहिता है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि पुष्मित शुंग द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ किए जाने के बारे में जानकारी किस लेख से मिलती है? तो इसकी जानकारी जो है हमें अयोध्या लेख से मिलती है। ऑप्शन सी से हो जाएगा। नासिक अभिलेख किस वंश के शासकों के विषय में जानकारी का स्रोत है? तो यह जो है सातवाहन वंश के शासकों के विषय में जानकारी देता है। ऑप्शन ए से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि छत्रपति शिवाजी महाराज की मंत्रिपरिषद कहलाती थी? तो इसे अष्टप्रधान कहा जाता था। ऑप्शन सी से हो जाएगा। नेक्स्ट है कि उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए कम से कम कितने वर्षों का उच्च न्यायालय के अधिवक्ता के रूप में वकालत का अनुभव होना चाहिए? यहाँ पे उच्च के जगह उच्चतम कर लीजिए। उच्चतम न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय का वकील बनने के न्यायाधीश बनने के लिए उच्च न्यायालय में कम से कम 10 वर्ष का वकालत का अनुभव होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि लक्काद्वीप मिनिकॉय अमीनी द्वीप का नाम बदलकर लक्षद्वीप किस वर्ष किया गया? तो इसका नाम बदलकर लक्षद्वीप जो है 1973 में संसद के अधिनियम द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए से हो जाएगा। लोकतंत्र की महत्वपूर्ण विशेषता निम्नलिखित में से किसे प्रमुखता देने की है? तो लोकतंत्र में जो प्रमुख होता है वह जनता या नागरिक होता है। ऑप्शन सी से हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी रीट ऐसी है जो केवल किसी सरकारी पदाधिकारी के विरुद्ध जारी की जा सकती है? तो परमादेश या मैंडेमस। यह जो होता है अगर कोई अधिकारी अपने कर्तव्य का पालन सही ढंग से नहीं करता है या पद का उल्लंघन करता है तो उसके विरोध में जो है परमादेश लाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत की पहली गैर कांग्रेसी सरकार किस राज्य में स्थापित हुई? स्वतंत्र भारत की पहली गैर कांग्रेसी सरकार जो है केरल में 1957 ईस्वी में लाया गया था या स्थापित हुआ था। अगला नंबर क्वेश्चन है कि अयोध्या में निर्मित राम मंदिर के वास्तुकार कौन है? तो ये हैं चंद्रकांत सोमपुरा। ऑप्शन बी से हो जाएगा। और चंद्रकांत सोमपुरा जो है यह अहमदाबाद का भारतीय वास्तुकार है जो मंदिर का वास्तुकार यानी डिजाइन तैयार करता है। कौन? चंद्रकांत सोमपुरा। अगला क्वेश्चन है कि अपवादिक मांग वक्र वह है जिसकी ढाल दाहिनी और ऊपर मुखी है। ऑप्शन बी से हो जाएगा।
अगला नंबर क्वेश्चन है कि वह दर जिस पर उपभोक्ता एक वस्तु को दूसरी वस्तु से संतुष्टि का स्तर बदले बिना प्रतिस्थापन के लिए तैयार है क्या कहते हैं? तो इसे जो है प्रतिस्थापन की सीमांत दर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अर्थव्यवस्था के निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों के साथ कृषि तथा सेवा क्रियाकलाप संबंध है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्रमशः प्राथमिक एवं तृतीय। कृषि जो है यह प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है और सेवा जो होता है यह तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। जैसे सेवा क्षेत्र के अंतर्गत बैंक आता है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि बंद अर्थव्यवस्था वह है जिसमें न तो निर्यात होता है और न ही आयात होता है, उसे बंद अर्थव्यवस्था कहा जाता है। और बंद अर्थव्यवस्था में कोई अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नहीं होता है, कोई अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नहीं होता है। यह पूरी तरह से घरेलू उत्पादन और उपभोग पर निर्भर रहती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला स्थित है। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला जो है यह भारत में स्थित है। कहाँ पे? तो पुणे में। पुणे कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन स्थित है। तो यह कहाँ पे स्थित है? द हेग में। द हेग जो है यह नीदरलैंड का शहर है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश की संख्या है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश की संख्या 15 होती है और इसका कार्यकाल जो होता है कितना होता है? 9 वर्ष का इनका कार्यकाल होता है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के स्थान पर बने निकाय का नाम बताइए। इनके स्थान पर जो नया निकाय आया इसका नाम क्या था? तो मानवाधिकार परिषद था। कब इसका नाम बदला गया? तो 2006 ईस्वी में इसी के स्थान पर मानवाधिकार परिषद आया। अगला नंबर क्वेश्चन है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल है। एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है? तो यह मानवाधिकार संगठन है। मानवाधिकार संगठन है। यहाँ पर मानव के अधिकारों के संरक्षण और संवर्धन होता है। यानी मानवाधिकार संगठन जो होता है यह क्या करता है? तो मानव के अधिकार के संरक्षण और संवर्धन के लिए काम करता है। विश्व बैंक का मुख्यालय स्थित है। विश्व बैंक का मुख्यालय संयुक्त राज्य अमेरिका के वाशिंगटन डीसी शहर में है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन में शामिल नहीं है। तो इसमें कौन सा शामिल नहीं है? तो इसमें मालदीव शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। मालदीव शामिल नहीं है और इसमें जो है भारत शामिल है। किसमें? एससीओ में, यानी शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन में। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है? आसियान का सदस्य चीन जो है यह नहीं है। आसियान के सदस्य कंबोडिया है, लाओस है। इसमें भारत भी आसियान का सदस्य नहीं है। भारत आसियान का सदस्य है तो नहीं है। अगला नंबर क्वेश्चन है काला सागर आर्थिक सहयोग क्षेत्र में डैश सदस्य हैं। तो इनमें कितने सदस्य हैं? तो ऑप्शन नंबर इसका सी से हो जाएगा। इनमें 13 सदस्य हैं और इसका उद्देश्य जो है काला सागर आर्थिक सहयोग क्षेत्र का उद्देश्य क्या होता है? तो काला सागर में शांति, सहयोग, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देना। अगला क्वेश्चन है वर्ष 1951 में एनजूस पर डैश के बीच हस्ताक्षर किए गए। तो 3 देशों के हस्ताक्षर किए गए, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और संयुक्त राज्य अमेरिका का। यह जो है इन तीनों के बीच सैन्य गठबंधन है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। एनजूस जो है यह तीनों के बीच सैन्य गठबंधन है। अगला क्वेश्चन है कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था? गुटनिरपेक्ष आंदोलन का प्रथम सम्मेलन जो हुआ था यह बेलग्रेड में 1961 ईस्वी में हुआ था और बेलग्रेड जो है यह यूगोस्लाविया का में स्थित है। यूगोस्लाविया में स्थित है। कौन? बेलग्रेड। अगला क्वेश्चन है कि बिमस्टेक दक्षिण एशिया तथा दक्षिण पूर्व एशिया के कितने देशों से निर्मित एक उपक्षेत्रीय संगठन है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा 7। और भारत जो है बिमस्टेक का सदस्य है। बिमस्टेक का सदस्य भारत है।
अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सार्क का सदस्य नहीं है। तो म्यांमार जो है यह सार्क का सदस्य नहीं है, ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। मालदीव सार्क का सदस्य है, म्यांमार सार्क का सदस्य नहीं है। भारत भी सार्क का सदस्य है। सार्क देश में कुल 8 देश शामिल है। अगला क्वेश्चन है कि दक्षेश का इंग्लिश भी सार्क ही होता है, SAARC। इसका फुल फॉर्म होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, यानी दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ इसका हिंदी में नाम हुआ। तो इसी को दक्षेश कहा जाता है। का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था। तो इसका प्रथम सम्मेलन जो हुआ था बांग्लादेश के ढाका में 1985 ईस्वी में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। और सार्क का मुख्यालय जो है वह नेपाल के काठमांडू में है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है। सार्क का मुख्यालय जो है नेपाल के काठमांडू में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है, इस बीच में मैथ का प्रश्न है। अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ है कि निम्नलिखित नेताओं में से किसने क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत की स्थापना की थी। तो BD सावरकर ने 1904 ईस्वी में इसका स्थापना किया था। BD सावरकर का फुल नाम विनायक दामोदर सावरकर है, ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित गवर्नर जनरलों में से किसने कांग्रेस को अत्यधिक अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली कहकर उपहास किया है। तो यह किसने कहा था। तो लॉर्ड डफरिन ने, ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है पूछा गया है। तो हेक्टर मुंडो, बक्सर का युद्ध हेक्टर मुंडो के समय में हुआ था। लॉर्ड हेस्टिंग के समय में आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ था। बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था और आंग्ल नेपाल युद्ध जो है यह कब हुआ था। तो 1814 से 1816 ईस्वी तक हुआ था। और लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में कोई ये चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध नहीं हुआ था। तो किसके समय में हुआ था यह युद्ध। लॉर्ड वेलेजली के काल में हुआ था 1799 ईस्वी में। 1799 ईस्वी में लॉर्ड वेलेजली के कार्यकाल में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। तो यही गलत था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में यह टिप्पणी की कि कंपनी एक असंगति है, परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ ही असंगत है। तो यह कथन किसका है। तो लॉर्ड मैकाले का, ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक ने 1826 के ज्यूरी अधिनियम का घोर विरोध किया था। तो राजा राम मोहन राय ने, ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। और ये जो था ज्यूरी अधिनियम क्या था। तो यह धार्मिक आधार पर भेदभाव करता था। तो ज्यूरी में प्रवेश ईसाई धर्म को दिया जाता था, लेकिन हिंदू और मुसलमान को इसमें प्रवेश नहीं दिया जाता था। इसलिए राजा राम मोहन राय ने इसका विरोध किया था, किसका, ज्यूरी अधिनियम का। अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किन स्थानों पर डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए। तो किन स्थान पर व्यापारिक अड्डा स्थापित किया था। नागपट्टनम में, चिंसुरा में, मछलीपट्टनम में, इसके बाद सूरत में भी किया था, पटना में भी किया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, एक से अधिक। प्रथम बार डचों ने अपना व्यापारिक कोठी मछलीपट्टनम या मसूलीपट्टनम में 1605 में स्थापित किया था। अगला नंबर क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता पूर्व भारत में निम्नलिखित में से किसने केंद्रीय विधानसभा में स्वराज दल का समर्थन किया था। तो M.A. जिन्ना ने, यानी मोहम्मद अली जिन्ना ने स्वराज दल का समर्थन किया था। स्वराज दल की स्थापना चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने दोनों ने मिलकर किया था। कब। तो 1923 ईस्वी में। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि गोपाल कृष्ण गोखले ने किस वर्ष में भारत सेवक मंडल यानी सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। तो 1905 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा।
इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष बंगाल के मिदनापुर जिले में जातीय सरकार की स्थापना हुई थी। तो 1942 ईस्वी में बंगाल के मिदनापुर में जातीय सरकार की स्थापना की गई थी। किसके द्वारा? तो तामलुक उपमंडल कांग्रेस समिति द्वारा। किसके द्वारा? तो तामलुक उपमंडल कांग्रेस समिति द्वारा 1942 ईस्वी में जातीय सरकार की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस केस की समस्त संसार में चर्चा हुई और अभियुक्तों के समर्थन में अल्बर्ट आइंस्टीन, H.G. वेल्स, हेराल्ड लॉस्की तथा रूजवेल्ट ने सहानुभूतिपूर्ण टिप्पणियां की। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, मेरठ संधियन मुकदमा में। और यह कब हुआ था? तो 1929 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि बाल गंगाधर तिलक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा। इनमें सब सही ही दिया गया है कि उन्होंने पुणे में न्यू इंग्लिश स्कूल आरंभ किया, सही है। उन्होंने छत्रपति शिवाजी जयंती मनाने के लिए श्री शिवाजी फंड कमेटी की स्थापना की थी। कब किया था? 1895 ईस्वी में। इसके बाद है कि उन्होंने स्वावलंबन के पथ का उपदेश दिया, यह भी सही दिया गया है। यानी कौन सा गलत है? तो इनमें से कोई गलत नहीं है, ऑप्शन ई सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पुस्तकों में से कौन सी B.R. अम्बेडकर द्वारा लिखी गई है। तो बुद्ध या कार्ल मार्क्स। यह पुस्तक जो है B.R. अम्बेडकर द्वारा लिखा गया है। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो है जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखा गया। इसके बाद माय लाइफ शीर्षक नामक पुस्तक बहुत के द्वारा लिखा गया, जैसे L.K. आडवाणी का, लाल कृष्ण आडवाणी का है, या हेलेन केलर का भी है, और भी कई के हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी सही था। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है पूछा गया है। तो अवध का विलय किसके समय में हुआ था? लॉर्ड डलहौजी के समय में, यही सुमेलित नहीं था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कांग्रेस की, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना डबलिन के समय में हुआ था, और चार्टर एक्ट 1837 जो पारित हुआ था, यह लॉर्ड विलियम बेंटिक के कार्यकाल में। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से यह कथन किसका है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह बाल गंगाधर तिलक का कथन है। नेक्स्ट है कि सन 1919 के खिलाफत आंदोलन को मुख्य रूप से किन दो भाइयों ने प्रारंभ किया था। तो इन्हें अली बंधु के नाम से जाना जाता है। और अली बंधु में कौन कौन आता है? तो मोहम्मद अली एवं शौकत अली। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रगान में उल्लिखित नदी का नाम है। तो राष्ट्रगान में उल्लिखित नदी का नाम है क्या है? तो राष्ट्रगान जब हम गाते हैं जनगण मन, तो इसमें आता है पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा। तो सिंध नदी का चर्चा है। इसके बाद आता है विंध्य, हिमाचल, यमुना, गंगा, उछल जल्दी तरंगा। तो यमुना, गंगा और सिंधु नदी का नाम आता है। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। और जब भी राष्ट्रीय गान की चर्चा होती है तब हम खड़े होकर बताते हैं, ये मेरा धर्म है कि राष्ट्रगान का सम्मान करना। अगला नंबर क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव जो है वह गंगा डॉल्फिन है। 2010 में इसे राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया। किसको? तो डॉल्फिन को। अगला नंबर क्वेश्चन है कि मंगला गौरी मंदिर कहाँ स्थित है। मंगला गौरी मंदिर जो है यह गया में स्थित है। और मंगला गौरी मंदिर जो है यह एक शक्तिपीठ है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति झारखंड में निवास करती है। झारखंड में निवास करने वाली जनजाति जो है यह मुंडा भी है, संथाल भी है और उराव भी है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि वजिका बिहार के किस जिले में बोली जाने वाली भाषा है। तो वजिका भाषा जो है यह सीतामढ़ी में बोला जाता है। इसके बाद मुजफ्फरपुर में और वैशाली में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि गया किस नदी के किनारे स्थित है। तो गया जो है यह फल्गु नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। और गया में पितृपक्ष मेला लगता है।
नेक्स्ट है कि कांके का पागल खाना कहाँ स्थित है। कांके का पागल खाना जो है यह रांची में स्थित है और कांके का पागल खाना का नाम बदलकर केंद्रीय मन चिकित्सा संस्थान रख दिया गया और कांके का पागल खाना रांची के कांके गांव में स्थित है, इसलिए इसी के नाम पर कांके का पागल खाना पड़ा। ऑप्शन ए से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि दही चूड़ा कहाँ का प्रसिद्ध भोजन है। दही चूड़ा जो है यह मिथिला का प्रसिद्ध भोजन है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। मिथिला के क्षेत्र मुख्य रूप से मधुबनी है और इसके बाद दरभंगा है। थोड़ा क्षेत्र सुपौल से आता है, पूर्णिया से आता है, मधेपुरा से भी आता है, सहरसा में थोड़ा सा मिथिला या मैथिली भाषा बोली जाती है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि पोहा कहाँ का प्रसिद्ध व्यंजन है या भोजन है। तो मध्य प्रदेश का। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। खासकर यह मध्य प्रदेश के इंदौर में पोहा प्रसिद्ध व्यंजन है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि वह पौधा जिसकी जड़ खाई जाती है। तो शकरकंद। शकरकंद को स्वीट पोटैटो के नाम से भी जाना जाता है और इसकी जो है जड़ें खाई जाती है। प्याज तना है, आलू भी तना है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि सबसे ज़्यादा पानी का उपयोग किस काम में किया जाता है। सबसे ज़्यादा पानी का उपयोग जो है फसलों की सिंचाई करने में किया जाता है। ऑप्शन ए से हो जाएगा। डाकिये की पोशाक किस रंग की होती है। तो यह खाकी की रंग की होती है। ऑप्शन ए से हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि घर के अंदर खेले जाने वाला खेल जो है यह शतरंज है। टेनिस और हॉकी मैदान में खेला जाता है या बाहर में खेला जाता है। अगला क्वेश्चन है कि संकेत भाषा में प्रमुखतः शरीर के किस अंग का प्रयोग किया जाता है। तो हाथ व उंगलियों का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बिहार के राजकीय पक्षी का नाम क्या है। बिहार के राजकीय पक्षी का नाम गोरैया है और गोरैया बिहार का राजकीय पक्षी कब घोषित किया गया। 2013 ईस्वी में। 2013 ईस्वी से पहले बिहार का राजकीय पक्षी नीलकंठ हुआ करता था। अगला नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रवाल द्वीप समूह नहीं है। प्रवाल द्वीप समूह नहीं है। तो अंडमान और निकोबार जो है यह प्रवाल द्वीप समूह है, लेकिन दमन और दीव जो है यह मुख्य भूमि से सटा हुआ तटीय क्षेत्र है, यानी यह प्रवाल द्वीप नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि समुद्र की गहराई मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। तो समुद्र की गहराई मापने के लिए फेदोमीटर का प्रयोग किया जाता है और अल्टीमीटर से वायुयान की ऊंचाई मापने के लिए किया जाता है। अल्टीमीटर का प्रयोग कि कितना ऊंचाई पर उड़ रहा है। और हाइड्रोमीटर जो होता है इससे तरल पदार्थ के सापेक्षिक घनत्व को मापा जाता है। हाइग्रोमीटर, हाइग्रो एक होता है हाइड्रोमीटर और एक होता है हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर से आर्द्रता मापा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से उष्णकटिबंधीय हरित वन का कौन सा क्षेत्र नहीं है। कौन सा क्षेत्र नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा पूर्वी घाट। पूर्वी घाट में शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं। कौन वन पाए जाते हैं पूर्वी घाट में। शुष्क पर्णपाती वन। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि नदी के तट पर पौधे क्यों उगाए जाते हैं। नदी के तट पर पौधे जो उगाए जाते हैं बाढ़ को रोकने के लिए, इसके बाद सिल्टिंग और अपरदन को घटाने के लिए। ए और सी दोनों से है, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। छांव के लिए भी किया जाता है, ऐसे किताबी तौर पर इसका प्रयोग छांव के लिए नहीं किया जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि बांदीपुर नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। बांदीपुर नेशनल पार्क कर्नाटक राज्य में स्थित है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि साउथ ईस्ट इंडियन रिज कहाँ स्थित है। साउथ ईस्ट इंडियन रिज जो है यह कहाँ पे स्थित है। हिंद महासागर में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। साउथ ईस्ट इंडियन रिज का हिंदी नाम दक्षिण पूर्व भारतीय कटक। दक्षिण पूर्व भारतीय कटक कहाँ स्थित है। तो हिंद महासागर में। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी एवं सूर्य के मध्य अधिकतम दूरी को किस नाम से जाना जाता है। तो इसे अपसोर के नाम से जाना जाता है। अधिकतम दूरी को अपसोर के नाम से जाना जाता है और अधिकतम दूरी जो होता है यह 4 जुलाई को होता है।
और सूर्य एवं पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी को उपसौर के नाम से जाना जाता है। न्यूनतम दूरी को उपसौर के नाम से जाना जाता है और यह घटना 3 जनवरी को होती है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित देशों में से किसमें मेयोन ज्वालामुखी पर्वत स्थित है। मेयोन ज्वालामुखी पर्वत जो है यह फिलीपींस में स्थित है और मेयोन ज्वालामुखी जो है यह शंकुआकार आकृति का है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि वर्ष में ग्रीष्म तथा शीत ऋतुओं के होने का कारण क्या है। इसका कारण जो है पृथ्वी का अपने अक्ष पर परिभ्रमण। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि आइसोहेलाइन वे रेखाएं हैं जो डैश वाले स्थान को जोड़ती है। आइसोहेलाइन जो होते हैं यह वे रेखाएं हैं जो समान लवणता वाले स्थान को जोड़ती है, इन्हें ये आइसोहेलाइन रेखा कहा जाता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि अटलांटिक महासागर में स्कॉटलैंड और आइसलैंड के मध्य स्थित फेरो द्वीप एक समूह है। यह द्वीप समूह किस और रूप में भी जाना जाता है, तो इसे आइलैंड ऑफ शिप यानी भेड़ों का द्वीप कहा जाता है, क्योंकि यहाँ जो है भेड़ों से यानी मानव से ज़्यादा भेड़ की आबादी है, इसलिए इसे भेड़ों का द्वीप कहा जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी झील भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है। भारत के पश्चिमी तट पर जो झील स्थित है यह अष्टमुडी झील है। अष्टमुडी झील है और यह कहाँ पे स्थित है, तो केरल के कोल्लम जिला में स्थित है। केरल के कोल्लम जिला में स्थित है जो कि पश्चिमी तट पर स्थित है। चिल्का झील उड़ीसा में है यानी पूर्वी तट पर है और पुलिकट झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर है, इसलिए यह जो है पूर्वी तट पर स्थित है। तो पश्चिमी तट पर पूछा गया था तो एक ही है अष्टमुडी झील। अगला नंबर क्वेश्चन है कि लघुतम से विशालतम कणों के आधार पर निम्नलिखित प्रकार की खंडित चट्टानों का सही अनुक्रम कौन सा है, तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। पहले सेल, उसके बाद पांसु, उसके बाद परस्तर, इसके बाद बालुकास्म, इसके बाद संगुटी कास्म। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सूर्य की किरणें भारत में कहाँ से विदा होती है। सूर्य की किरणें भारत में अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करती है, अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करती है और गुजरात से विदा हो जाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि सूरज पूर्व में उगता है और पूर्वी राज्य जो है सबसे पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश है और सबसे पश्चिमी राज्य जो है वह गुजरात है। तो यहीं पे आज का वीडियो ख़त्म होता है। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।